आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान के पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी, वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी।
अब सोनू बहुत ज़्यादा डरने लगा था। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ प्लीज़ रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहाँ पर रुका और उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज़ कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत दिनों से मैं अपनी लेखनी के साथ अपने भूतों की दुनिया से दूर रहा, पर कल रात मुझे नींद न आने से बेहद ही बेचैनी से महसूस हो रही थी। बहुत दिनों बाद अपने दोस्त असलम की याद हो आई। असलम मेरे बचपन का दोस्त ढाका में अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता था। उससे आखिरी बार बात हुई थी कोई 4 महीने पहले, जब हम दोनों साथ में ढाका से कोई 200 मील की दूर एक छोटे से कस्बे में किसी कारण से गए थे। वहाँ से निकलते निकलते तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। दोनों आखिरी पैसेंजर के पहले डिब्बे में बैठे थे। डिब्बा तकरीबन खाली ही था। हमारे अलावा कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, वो भी अगले कुछ स्टेशनों में उतर गए। अब उस डिब्बे में हम एकदम अकेले थे। चूंकि ट्रेन पैसेंजर थी और बहुत ही धीमी थी, हम बाहर को देखते हुए आपस में इधर उधर की बात कर रहे थे। शाम हो जाने से उजाला काफ़ी कम हो चला था और तब भी बोगी की लाइटें नहीं जली थी। बोगी में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चला था। बहुत देर से असलम चुप बैठा था, किसी सोच में डूबा हुआ। मैं भी अपने विचार में डूबा हुआ था कि असलम ने अचानक से एक सवाल किया, बनर्जी दा, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? उसका सवाल इतना अचानक था कि मैं चौंक गया। उसकी ओर देखा तो उस बढ़ते अंधेरे में उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा था और वो अपने आप में ही डूबा हुआ था। तो मैंने कहा, ठीक से बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कभी उनका एहसास नहीं हुआ। फिर वो उसकी सोच में वापस डूब गया। ढाका पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज चुके थे और स्टेशन से हम दोनों अलग होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उसके बाद मैं अपने काम में इतना मग्न हो गया कि इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद
एक दिन शाम को असलम के अब्बा का फ़ोन आया। वो किसी कारण से बेहद परेशान होकर फ़ोन पर अजीब सी बात कर रहे थे। मैं जो मतलब निकाल पाया वो ये था कि वो उसी वक्त मुझे अपने घर पर आने को कह रहे थे। मैं उसी वक्त उनके घर के लिए निकल गया। उनका घर कुछ दूर था और मुझे कोई रिक्शा ना मिलने से पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। घर पहुंचने पर देखा आसपास वालों की भीड़ थी, पुलिस भी आई थी। अंदर असलम की लाश पड़ी थी। उसके गले में पड़ी रस्सी से ये साफ था कि उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी और उन्हें असलम के टेबल पर मेरे नाम का लिखा एक पत्र मिला जो बंद था और उस पर साफ लिखा था कि वो पत्र मेरे अलावा कोई और ना खोले। इसलिए पुलिस मुझे बुलाना चाहती थी और इसीलिए असलम के अब्बा ने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं तेज़ी से अंदर की ओर भागा। वहाँ की स्थिति मुझे बेहद विचलित कर दी। मेरे सामने ज़मीन पर उतार कर रखा मेरे दोस्त का मृत शरीर, गले में अभी तक पड़ी वो रस्सी का टुकड़ा जिसको काट कर उसे पंखे से उतारा गया था, बाकी हिस्सा पंखे पर ही था। मेरा सिर बुरी तरह से घूमने लगा। मैं अपने पास खड़े पुलिस वाले को पकड़कर लटक गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैंने खुद को सोफे पर पाया। शर्ट पूरी गीली थी, शायद पानी का छींटा गया था। मैं उठ बैठा तो इंस्पेक्टर ने सीधे अपना सवाल किया कि मैं असलम को कैसे और कब से जानता हूँ, मेरी पिछली मुलाकात कब हुई थी, क्या बातें हुई, क्या उसने किसी परेशानी के बारे में बताया था। उन्हें सवालों का जवाब देते हुए मुझे याद आया वो बेतुका सवाल आत्मा देखने के बारे में। मैंने वो भी पुलिस को बताया। अब वो लोग उस पत्र को ले आए और खोलकर पढ़ने को कहा। पत्र खोलते ही लगा जैसे मैं एक बार फिर से उस ट्रेन में पहुंच गया। उसमें लिखा था, बैनर्जी दा, मैं आपको उस दिन से कुछ कह नहीं सका और जिसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो रहा था, तो अब वही कहानी लिख रहा हूँ। आगे असलम ने लिखा था, मैं तकरीबन 7 महीने पहले जब वीरपुर गांव में गया था और कुछ दिनों के लिए वहाँ अपने काम के लिए रुक गया। वहाँ मेरे साथ एक आदमी रहीम काम करता था। वो अपने पिता हकीम खां के साथ रहता था। एक दिन हमारे ऑफिस से कुछ रकम चोरी हो गई थी और रहीम को उसके इल्ज़ाम में बर्खास्त कर दिया जाता है। वो बहुत ही मन्नतें करता है पर मालिक कुछ भी नहीं सुनते हैं। जिस समय वो चोरी हुई थी उस समय हम लोग उस जगह से दूर दूसरी जगह काम कर रहे थे और मैं ही मालिक से ये बात बोलकर उसको इल्ज़ाम से मुक्त करवा सकता था, लेकिन मालिक के गर्म मिजाज से वाकिफ़ मैं उसको कोई मदद नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन गांव के बाहर के बरगद पर उसकी लाश लटकी मिलती है और उसके अगले ही दिन उसके पिता की लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलती है। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन बाद एक बार जब उस इलाके से गुजर रहा था तो मैंने उन दोनों को उस पेड़ के नीचे बैठा देखा। दोनों ऊपर से तो मुझे दिख रहे थे पर उनका नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे देख दोनों मेरे पास आकर कहने लगे कि अगर मैं चाहता तो मालिक को समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। उस दिन के बाद से वो रोज़ रात को आते हैं और मुझे सोने नहीं देते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से भी मिला लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मैं डर डर कर जीने को मजबूर हो गया था, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। पत्र बंद किया मैंने और मेरी आंखों से जैसे पानी की एक धारा सी बहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असलम ने ऐसा किया क्यों। क्या वो सब सच था
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी संभावना थी कि जैसे उन आत्माओं ने असलम की जान ली थी, ठीक वैसे ही उस कंपनी के मालिक की भी जान लेने की कोशिश करें। अंततः सबसे पहले हम लोग वीरपुर गांव जा पहुंचे। घटना से जुड़े लोगों से बात करने पर बहुत सारी जानकारियां सामने आई। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी रजिया और उसकी एक बेटी सारा, जो इस हादसे से एकदम टूट चुके थे, वो 2 वक्त का खाना भी उनको मुश्किल से नसीब हो रहा था। रहीम के मालिक हरीराम जी से मुलाकात होने पर मालूम हुआ कि जब उस चोरी की तहकीकात हुई थी तो पुलिस को दूसरा आदमी मिला जिसने खुद चोरी कर रहीम को फंसा दिया था। पहले आत्मा ने उस आदमी को मार दिया और अब हरीराम जी को परेशान कर रहा था। मैं अपने साथ एक बहुत बड़े ओझा को लेकर गया था। उस ओझा ने सारी बातें देख सुनकर उस पेड़ के नीचे एक पूजा का आयोजन किया। पूजा में दोनों आत्माओं को अविवाहित कर उन्हें अपने सामने किए गए कार्यों के कारण पूछा तो उन्होंने अपने घर की दुर्गति की बात कही। हरिराम जी ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे, उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, निकाह की जिम्मेदारी भी लेंगे। इसके बाद फिर उस गांव में कोई भी परेशान नहीं हुआ। मैंने रहीम की पत्नी को अपना नंबर दे दिया और कहा कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझसे मदद मांगिएगा। रात को वीरपुर से जब ट्रेन में बैठे तो लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा हाथ हिला रहा है। आखिरकार असलम की उस गलती को ठीक कर उसकी आत्मा को भी शांति मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।